Hello students, how are you? Welcome you again in chemistry class and we are studying chapter number 1, 11th class chemistry, the basic concept of chemistry. And in this topic, today we will study stoichiometry. So let's see what is stoichiometry. Stoichiometry क्या है देखें. Actually stoichiometry, the word stoichiometry has been taken from a Greek word staichion and metron. Staichion means element and metron means measure. That means measurement of elements. तो यहाँ measurement of elements से मतलब क्या है कि elements का mass measure करना, ठीक है, उसमें number of particle measure करना या फिर उसका वॉल्यूम मेजर करना. तो इस तरह के जो मेजरमेंट्स हैं, कैलकुलेशन है इनसे रिलेटेड, दैट इज स्टाइकियोमेट्री. सो हाउ कैन वी डिफाइन स्टाइकियोमेट्री? लेट्स सी. कैलकुलेशन बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, अब ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है? इट इज रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस. रिएक्टेंट के क्वांटिटी से रिलेटेड है, यानी रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट का वॉल्यूम, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल, इनसे रिलेटेड अगर हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसे हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कह रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में. तो उसकी ही स्टडी जो है वो क्या है, हमारे पास स्टाइकियोमेट्री है. ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि स्टाइकियोमेट्री की हम जब बात कर रहे हैं या स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर डीलिंग विद द मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस. तो इन सबके रिलेटिव क्वांटिटेटिव रिलेशंस की जब हम स्टडी करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टाइकियोमेट्री बोलेंगे. ठीक है, तो एक्चुअली देखिए स्टाइकियोमेट्री जो है, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग दीज कैलकुलेशन आर 3 टाइप्स. 3 तरह की प्रॉब्लम यहाँ होती है जिनको हम यहाँ स्टडी करते हैं. इसमें फर्स्ट इन्वॉल्विंग मोलर रिलेशनशिप. ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम मोलर रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे. जैसे रिएक्टेंट के इतने मोल्स हैं तो उससे प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे, ठीक है ना, या इतने मोल्स प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितने रिएक्टेंट के मोल्स की जरूरत होगी, इस तरह के क्वेश्चन. दूसरा इन्वॉल्विंग मास मास रिलेशनशिप. मास मास रिलेशनशिप से मतलब क्या है कि अगर आपको एक रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, उससे दूसरा रिएक्टेंट या बनने वाला प्रोडक्ट जो है उसका मास पूछ लिया जाए. या फिर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकता है कि आपको एक सब्सटेंस का मास दिया है, उससे बनने वाले प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ लिया जाए. या फिर वॉल्यूम गिवन है और दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम पूछ लिया जाए. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. ठीक है, तो एक बार मैं कुछ जनरल बात बता देता हूं आपको स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड कि किस तरह से हम मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन सब चीजों की इसमें स्टडी करते हैं. तो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं और रफ करके हम जरा एक सिंपल सी रिएक्शन की हेल्प से इस चीज को स्टडी करते हैं. देखिए, जैसे मैंने एक रिएक्शन ली है, सपोज वी हैव अ रिएक्शन N2 नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म. व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन गैसियस फॉर्म इट फॉर्म अमोनिया गैस. ओके, तो यहां पर अगर आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, आप देखिए मॉलिक्यूल्स को अगर मैं यहां फाइंड करता हूं मॉलिक्यूल्स, तो आप देखिए यहां 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल आपके पास अमोनिया है. ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि ये जो मैंने यहां डिजिट्स लिखी हैं आगे, यानी जो एलिमेंट्स के आगे जो डिजिट्स लिखी हुई हैं 1 2 3, तो ये जो डिजिट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ध्यान रखिए, दिस इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. कोफिशिएंट इनकी भी काफी जरूरत पड़ती है, आपको ध्यान रखना. तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो आपने नंबर यूज में लिया है वो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को शो करता है. ठीक है, और वो ही बताता है कि किसी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और कितने प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे. देन अगर मैं यहां मोल्स की बात करता हूं, ठीक है, कितने मोल्स बनेंगे, तो अगर मैं इनको सबको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूं या अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां हमारे पास क्या आता है? 1 मोल, 3 मोल और यहां आता है हमारे पास 2 मोल. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर या फिर हम यूं कह लें कि इन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं मोल में ले लूं, मोल में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ 1 मोल, 3 मोल और ये 2 मोल है. तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड दे फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. तो यहां पर हमें इनके मतलब मोलर वैल्यूज के बारे में पता चल रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास मास. अगर हम मास की बात करें तो हमें ये पता है
कि 1 मोल सब्सटेंस का मास उसका मोलर मास होता है जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। तो यहाँ 1 मोल नाइट्रोजन का जो मास है दैट इज 14 ग्राम, यानी 14 ग्राम 1 मोल के इक्वल है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन यहाँ रिएक्ट करता है किससे? 6 ग्राम हाइड्रोजन से, क्योंकि 3H2 का जो मास है वो कितना होगा? 6। और अमोनिया कितना बन रहा है आपके पास? 17 टू, एक्चुअली ये टोटल बन रहा है, नाइट्रोजन है 7 और 2 जब 14 और 3 17 और डबल कर लें 34, तो 34 ओके, या 3 है, ये नाइट्रोजन है 70, 14 टू 28 लिखो भैया पर, सॉरी 28, क्योंकि एक N जो नाइट्रोजन है वो 14 है, क्योंकि यहाँ N2 है तो 28 ग्राम होगा, ठीक है। और 28 ग्राम ये हो गया, 6 ग्राम आपके पास ये हो गया, तो ये टोटल कितना बनेगा? 34। तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया इसकी फॉर्मेशन होगी। और अगर मैं एसटीपी पर ये गैस ले रहा हूं, ठीक है ना, वॉल्यूम ले रहा हूं मैं इनका, वॉल्यूम एट एसटीपी, तो ध्यान रखना एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है एसटीपी पर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड इट इज 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ 1 मोल है, दैट मीन्स 22.4 लीटर होगा। यहाँ 3 मोल है तो 3 इंटू 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम होगा, और ये क्या होगा? 2 इंटू 22.4 लीटर होगा, ठीक है। तो अब देखो आपको स्टोइकियोमेट्री से क्या पता चल रहा है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर आपके पास में है तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हो, मोल्स बता सकते हो, मास बता सकते हो, वॉल्यूम बता सकते हो, और इनमें रिलेशन बता सकते हो, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनमें आप रिलेशन को बता सकते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं ये भी ध्यान रखें। इनमें क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहां पर दिया है कि जैसे हमें पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन, ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया की फॉर्मेशन करता है। अब यहां अगर इनकी क्वांटिटी चेंज कर दी जाए, जैसे मैं यहां पर 1 की जगह 2 मोल कर देता हूं नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ 3 की जगह 6 मोल कर देता हूं इसको, और आपको कहा जाए कि बताओ अमोनिया की कितनी फॉर्मेशन होगी मोल्स में, या कितने मोल्स अमोनिया फॉर्म होंगे। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है उसी को आप क्या बोल रहे हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो अपन जो कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअली न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चंस आते हैं वो, तो अभी अपन वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंबशन। CO2 का अगर आप मीथेन का अगर आप कंबशन करते हैं तो कंबशन करने पर 22 ग्राम CO2 बन रहा है आपके पास, तो उसके लिए कितना मीथेन रिक्वायर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू डू इज राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लें। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जैसे हमारे पास मीथेन है CH4, ओके, और मीथेन का कंबशन करा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर बर्निंग मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको बर्न करने पर आपके पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन दो चीजों की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट राइट डाउन द स्टोइकियोमेट्री, फर्स्ट बैलेंस द इक्वेशन एंड देन राइट डाउन द नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले इक्वेशन को बैलेंस कर दें। आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले देखेंगे कार्बन विच इज ऑलरेडी बैलेंस, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपके पास यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ 2 प्लेस कर दूं, यहाँ 4 हो जाता है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा देता हूं। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन आर ऑलरेडी बैलेंस, तो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिखें, तो देखिए यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, दैट मीन्स 1 मोल मीथेन। 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2 मोल CO2। यहाँ 1 है, दैट मीन्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर, ठीक है। ये अपन ने इनके नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्योंकि देखो यहां दिया है 22 ग्राम CO2 बनाना है आपको, तो इसका मतलब आपको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इनका मोलर मास तो बता ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मोलर मास आ जाएगा। तो हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोल है, 1 मोल जो है, उसके ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होता है, उसे हम मोलर मास भी कहते हैं। तो यहाँ मीथेन का मोलर मास कितना होता है? इट इज 16, ठीक है, 16 ग्राम। ऑक्सीजन का देखें तो O2 का होता है 32 और 2 ऑक्सीजन है, दैट मीन 64 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो,
और देन वाटर का होता है 18 इंटू 2 यानी 36, 2 मोल का 36 ग्राम हो गया है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन में इसने पूछा है कि आपको 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितना मीथेन चाहिए, तो आप मीथेन और CO2 में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। ये मीथेन है और ये CO2 है। अब यहां गौर करें कि 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए 16 ग्राम चाहिए होता है हमें, ठीक है ना। तो हम यहां लिखेंगे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय 16 ग्राम मीथेन, ठीक है। 16 ग्राम मीथेन से बनता है। तो मुझे बताओ कि 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने से बनेगा। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय 16 बाय 44 ग्राम मीथेन, इतने से बनेगा। भाई यूनिट मेथड यूज में ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास CO2 कितना है, कितना है क्वेश्चन में 22, हमें 22 चाहिए। तो 22 ग्राम कितने से बनेगा, देखो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड या विल बी फॉर्म्ड बाय 16 बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 22। इसको सॉल्व कर लें तो यहां पर आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स और उसको कैंसिल कर दें 8, तो ये आ गया आपके पास 8 ग्राम मीथेन, ठीक है ना। अगर आपके पास 8 ग्राम मीथेन है तो आप उससे 22 बना सकते हैं। ये तो है इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैलकुलेशन से सॉल्व करने का तरीका। लेकिन अगर ये कंपटीशन एग्जाम में आता है तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब 44 ग्राम 16 से बन रहा है तो इसका हाफ कर लो। 22 ग्राम कितने से बनेगा, 16 का हाफ 8, तो सीधा देख करके बता सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करके फाइंड करना है तो दिस इज द वे, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया आई थिंक। ये इसको पॉज करके लिख लेना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं पहले मैं, उसके बाद नेक्स्ट बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। लो जी बना दो मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हमने बना दिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको डिकम्पोज कर रहे हैं हीट करने पर, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। अब आप इसको अगर डिकम्पोज करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, गिव CO2 एंड MgO, 2 चीजें बनती है। लो जी MgO बना दिया एंड CO2 बना दिया, ठीक है। तो पहले मैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लेता हूं कि भाई इसमें कितने मोल्स बन रहे हैं। तो अगर 1 मोल हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो वो 1 मोल आपके पास जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, मोल लिख दिया, और 1 मोल आपके पास CO2 की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन है ये, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा है। अब हमें क्या करना है, इनका मास और लिख देना है। तो अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास देखता हूं तो कितना आता है, मैग्नीशियम 24 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो आई थिंक ये पूरा 84 आ जाएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखें तो 24 प्लस 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 40, ठीक है। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया इसका, और CO2 का 44 होता ही है, ठीक। तो ये तो हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इनके मॉलिक्यूलर मास आ गए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है, 10 ग्राम। डिकम्पोज किया इसको, गिव 0.1 मोल CO2, तो ये बना रहा है 0.1 मोल CO2 एंड 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 4 ग्राम इसकी फॉर्मेशन कर रहा है। तो व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो आपको बताना है मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, ठीक है। फाइंड करें, मेरी बात समझ रहे हैं। देखो यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस चीज को समझना। क्वेश्चन परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है, तो परसेंटेज प्योरिटी हम वैसे कैसे फाइंड करेंगे, देखो परसेंट प्योरिटी ऑफ MgCO3, तो इसको फाइंड करने के लिए कि यहां पर आपके पास कैलकुलेशन करने पर, जैसे 4 ग्राम MgO बन रहा है तो कितने ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बन रहा है, ठीक है। तो वो आपको यहां लिखना है, x मान रहा हूं उसको मैं,
ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग कितने से बनता है, इसके अकॉर्डिंग जो है जैसे 40 ग्राम कितने से बनता है, 84 से बनता है, या सॉरी 10 ग्राम गिवन है, 10 ग्राम गिवन है और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इससे जो आप फाइंड करेंगे परसेंट प्योरिटी आ जाएगी। तो उसके लिए हमें पहले एक्स तो फाइंड करना पड़ेगा ना कि कितना यूज में आ रहा है, ठीक है, तो वो चीज अपन इससे कैलकुलेट करेंगे, समझते हैं। देखिए तो यहां ये कह रहा है 40 ग्राम MgO is formed by 40 ग्राम MgO कितने mg मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनता है, 84 से, 84 ग्राम MgCO3, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 ग्राम कितने से बनेगा, 1 ग्राम MgO कितने से बना, इज फॉर्म्ड बाय 84 डिवाइडेड बाय 40 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितना है, हमारे पास है 10 ओनली, सॉरी हमारे पास कितना बन रहा है, 4 ग्राम बन रहा है। तो 4 ग्राम MgO इज फॉर्म्ड, तो ये कितने से बनेगा, देखो फॉर्म्ड बाय, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 40 इंटू 4, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करें तो ये 10 टाइम्स आ गया और यहां आ गया 8.4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने कहा है कि यहां अगर मुझे 4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बन ऑक्साइड चाहिए तो उसके लिए कितना मुझे डिकम्पोज करना पड़ेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, 8.4, हमें गिवन कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो कितना काम में आ रहा है, अब परसेंट प्योरिटी निकालो, कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट काम में आ रहा है, ये काम में आ रहा है 8.4 ग्राम, कितने में से, 10 ग्राम में से, क्योंकि टोटल तो 10 ग्राम गिवन है और उसमें से 8.4 ग्राम काम में आ रहा है। अब परसेंट प्योरिटी निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, 84%। तो इसका मतलब हमारे पास जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्योरिटी अगर हम देखते हैं कितना प्योर है, तो आप क्या बोलेंगे, 84% ये प्योर है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि किस तरह से परसेंट प्योरिटी फाइंड की जा सकती है। अब देखेंगे फिर आगे, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो आपको दिया गया है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव KCl। अगर इसको हीट किया जाए तो डिकम्पोज होकर के KCl की फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP लिबरेटेड बाय 0.1 मोल ऑफ KClO3। अगर 0.1 मोल KClO3 हो तो उससे ऑक्सीजन जो लिबरेट होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें सबसे पहले इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत है, दैट इज KClO3, और इसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज होकर के एक तो KCl की फॉर्मेशन कर रहा है और दूसरा ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर रहा है। अब बताओ नेक्स्ट क्या करना चाहिए, नेक्स्ट इसको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि बिना बैलेंस किए आप किसी भी केमिकल की स्टाइक्योमेट्री फाइंड नहीं करेंगे या स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना, नहीं तो गलत आएगा आंसर। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, मेटल आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, फिर नॉन मेटल क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप देखिए यहां पर आपके पास 3Cl है, ठीक है। अब क्योंकि 3Cl है तो किसी भी तरह से इसको इवन नंबर में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, मतलब वैसे आप मतलब वहां उसके इक्वल कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम यहाँ 2 लगा दें। अगर मैं 2 लगाता हूं तो आपके पास Cl कितने हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन बैलेंस क्या है, सॉरी ऑक्सीजन 6 हो गया, इवन नंबर पे आ गया, वहां भी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। चलो मैं 3 लगा देता हूं। अब पोटेशियम को ले लें आप, पोटेशियम यहाँ 2 लगा दें तो पोटेशियम भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है, ठीक है, तो सभी बैलेंस हो गए। अब इसका हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप हमें जो करना है वो है इनका क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम से रिलेटेड है ये, ठीक है, तो हमें मास को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना है। हाँ, आप नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसके 2 मोल्स, ठीक है ना, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ये काम में आते हैं हमारे पास, और यहां पर 2 मोल्स KCl, 2 मोल्स ऑफ KCl और 3 मोल्स इसके काम में आ रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझना एक चीज, अब यहां पर क्या है, हमें देखना है कि कितने से कितना बनता है,
अगर मैं यहाँ बात, अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, आपको ग्राम में दिया हुआ है, मोल्स में दिया हुआ है, एक्चुअली मोल्स में दिया हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो 2 मोल्स अगर आपके पास पोटेशियम क्लोरेट है तो उससे आप 3 मोल्स ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अगर मैं इसका वॉल्यूम लेता हूं तो 3 मोल में इसका वॉल्यूम कितना होगा देखो, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल जो ऑक्सीजन है एनटीपी पर उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 67.2 लीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर इतना लीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में 2 मोल्स है पोटेशियम क्लोरेट के तो उससे आपके पास में 67.2 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपके पास इसके इतने मोल्स हैं तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो इन दो को रिलेट करना है हमें, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोरेट में रिलेट करना है आपको। ठीक, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि देखिए 2 मोल्स of KClO3 produce 67.2 लीटर ऑफ O2। ठीक है, इतना O2 प्रोड्यूस करता है। देन अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं, ठीक है, 1 मोल ऑफ KClO3, यूनिट मेथड है, ध्यान रखना ये 67.2/2 लीटर ऑफ O2। ठीक है, लेकिन आपके पास मोल कितना दे रखा है इसका 0.1, तो 0.1 से कितना होगा, 0.1 मोल ऑफ KClO3 कितना प्रोड्यूस करेगा 67.2/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 ऑफ O2। इसको सॉल्व कर ले, ठीक है, लीटर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है देखो, तो अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो शायद 6.72 आएगा अपॉन में 2। ठीक है, और फिर 2 को इससे डिवाइड कर लें आप, कितना आ रहा है 3.36 लीटर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब अगर आपके पास पोटेशियम क्लोरेट है 0.1 मोल तो आप उसे कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, 3.36 लीटर ऑक्सीजन गैस को उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं या उससे लिबरेट किया जा सकता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, देखिए इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर से न्यूमेरिकल्स मोस्टली पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, अगर किसी रिएक्शन में, ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में आप 2 या 2 से ज्यादा रिएजेंट ले रहे हैं और वो रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, ध्यान रखना, द रिएजेंट विच फिनिश इन ड्यूरिंग द रिएक्शन फर्स्ट, that type of reagent is called limiting reagent, या the reagent which is completely consumed during the reaction, ऐसा reagent जो कि किसी reaction में completely consume हो जाता है, ठीक है, is called limiting reagent। और दूसरा reagent जो बचा रह जाता है, भाई 2 reagent है, अगर आपके पास एक पहले खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया पूरा, फिर भी दूसरा reagent थोड़ा सा बचा हुआ रह गया, तो हम क्या बोलेंगे, जो बचा हुआ reagent है, ठीक है, द रिमेनिंग reagent जो है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, उसे हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्सेस रिएजेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, उसको डिटरमाइन करता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया, ए और बी, जैसे आपके पास 2 रिएजेंट है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ए एंड बी, ठीक, और हम ये माने कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है, और इनसे सी की फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। तो अगर मान लीजिए रिएक्शन के दौरान ये रिएजेंट पहले खत्म हो जाता है और इसके खत्म होने के बाद भी ये रिएजेंट बचा हुआ रह गया, तो क्या ये अकेला बी मिलकर के सी बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज बी रिक्वायर्ड ए टू फॉर्म सी। तो बिना ए की रिएक्शन नहीं होगी, तो सी का बनना ए पर डिपेंड करता है,
ठीक है ना, एक ही क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये अगर पहले खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, इसलिए वो रिएजेंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है, रिएक्शन को डिटरमाइन करता है या प्रोडक्ट को डिटरमाइन करता है, ऐसे ही रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी है दोनों की, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है, और उसकी हमने बता दिया डिटरमाइन कौन करेगा रिएक्शन को। देखिए, सपोज वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव हाइड्रोजन एंड अमोनिया। ये एक मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी है। ओके, अब हमें पता है कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग, अगर हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन हो तो वो 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके और 34 ग्राम जो है अमोनिया की फॉर्मेशन करता है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि थोड़ी क्वांटिटी को चेंज कर देता हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी इस तरह से ही पूछे जाते हैं। सपोज मैंने यहां पर दे दिया है कि आपके पास में 21 ग्राम तो नाइट्रोजन है, एंड यू हैव सपोज 4 ग्राम हाइड्रोजन, और उससे आप अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पहली चीज, इस रिएक्शन में आपको क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करें, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करें। सेकंड एक्सेस रिएजेंट फाइंड करें। ठीक है, और अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, ये फाइंड करें कि NH3 की फॉर्मेशन कितनी होगी इस रिएक्शन में। ठीक है, करें फाइंड। देखिए, अब इस रिएक्शन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कि कौन सा है इसमें। तो अब यहां पर आप इसकी स्टडी आप ऊपर वाले जो स्टाइकियोमेट्री है उनसे करेंगे। तो हमें पता है कि 6 ग्राम H2 हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 28 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, समझना इस चीज को। 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। ओके, अब अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करूं, 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्ट्स विद 28/6 ग्राम नाइट्रोजन। हमारे पास कितना है, देखो हाइड्रोजन कितना है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम कितने से करेगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 28/6 इंटू 4। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें 3/2, 56/3, और कैंसिल करते हैं इसको, कितना आ रहा है, 3 1 is 3, 26, 3 8 is 24 point, and 2 3 6 is 18 and 6, इतना आ गया 18.66 नाइट्रोजन। ठीक है, इतना नाइट्रोजन आपको रिक्वायर्ड है। अब मेरी बात को गौर से सुनना, हाइड्रोजन 4 ग्राम है अगर आपके पास, तो उसके लिए आपको नाइट्रोजन कितना चाहिए, 18.66 ग्राम। ठीक है, और आपके पास नाइट्रोजन कितना है, 18.66 चाहिए और 21 है। दोबारा बोल रहा हूं, 18.66 चाहिए और 21 है, तो ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। ठीक है, हमें कम चाहिए, इसका मतलब नाइट्रोजन ज्यादा है। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो तो क्या हो गया, एक्सेस। तो इसका मतलब यहां पर अगर ये क्वांटिटी है तो नाइट्रोजन एक्सेस के अंदर है। ठीक है, तो कम कौन पड़ेगा भाई, हमें पता है जब 18.66 ग्राम नाइट्रोजन 4 ग्राम से रिएक्ट कर लेगा तो ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा ना, उसके बाद भी आपके पास नाइट्रोजन बचा हुआ रह गया। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, तो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ हाइड्रोजन। तो इस लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से आप अमोनिया फाइंड करेंगे। ठीक है ना, आप इन दोनों को रिलेट करके नहीं फाइंड करेंगे भाई, जैसे आप इसको नाइट्रोजन को और अमोनिया को रिलेट करके फाइंड नहीं करेंगे, आप करेंगे इन दोनों को रिलेट, क्योंकि जो चीज कम क्वांटिटी में है वो पहले खत्म होगी रिएक्शन में, और जो पहले खत्म होगी वही डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि उसके खत्म होते ही, उसके कंज्यूम होते ही जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस रिएक्शन में अमोनिया की फॉर्मेशन कितनी होगी, तो अब हम किससे फाइंड करेंगे, नाइट्रोजन की क्वांटिटी से। मैं एक बार इसको हटा रहा हूं और इसको फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 4 ग्राम। तो अब इसको समझना, लेकिन स्टार्टिंग वहीं से करनी है आपको
कि 6 ग्राम कितना बनाता है। देखो 6 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म्स या 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 34 ग्राम अमोनिया। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर 1 ग्राम होता तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 34/6 ग्राम अमोनिया, लेकिन आपके पास एक्चुअल में कितना है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म कितना बनेगा, तो ये बनेगा 34/6 इंटू 4, और इसको कैंसिल कर दें 3 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स, तो ये आ गया 72/3। कैंसिल करें 3 2 जा 6, 12, 3 4 जा 12, ये लो जी आ गया 24। तो 24 ग्राम आपके पास क्या बन जाएगा, 24 ग्राम आपके पास बन जाएगा क्या, अमोनिया। तो अमोनिया की फॉर्मेशन या इतनी हो जाएगी। तो हमने ये तीनों चीज फाइंड कर ली। हमने ये फाइंड कर लिया लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, हाइड्रोजन, एक्सेस रिएजेंट क्या था, नाइट्रोजन, और अमोनिया की फॉर्मेशन कितनी हुई 24 ग्राम। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख ले लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। यस, देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिया गया 80 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यू हैव हाइड्रोजन, 80 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 80 ग्राम ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, टू फॉर्म वाटर, और वाटर की फॉर्मेशन करता है। फाइंड आउट द मास ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड एंड विच सब्सटेंस इज लिमिटिंग रिएजेंट, और इनमें से कौन सा सब्सटेंस लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहला काम आपको क्या करना है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहां इसको बैलेंस करना है। उसके बाद हमें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज में लेकर के उसे मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगाए, यहाँ 2 लगाए। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब देखिए आपके पास 2 मोल्स हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन है और 2 मोल्स आपके पास वाटर है। तो 2 मोल हाइड्रोजन मीन्स हो गया आपके पास हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, ये गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, और इसकी फॉर्मेशन भी वेपर फॉर्म में हो रही है। तो यहां पर ये 4 ग्राम और ये 32 ग्राम रिएक्ट करके और बनाते हैं टोटल 36 ग्राम वाटर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 80 ग्राम आपके पास यहां है हाइड्रोजन और 80 ग्राम ही है आपके पास ऑक्सीजन, और इससे कितना वाटर बनेगा ये बताना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, तो वैसे तो साफ पता चल रहा है आपको कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि जब ये 4 के साथ 32 चाहिए, इसका मतलब ये कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए आपके पास ऑक्सीजन, और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास स्टोइकियोमेट्री है उसको यूज में लिया जाता है, ध्यान रखना। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद कितने से रिएक्शन करता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा, 32/4 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितना है देखो हाइड्रोजन, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा, 32/4 मल्टीप्लाइड बाय 80। तो इसको कैंसिल करें 20 टाइम्स। ठीक है, और यहां आ जाएगा आपके पास 640 ग्राम ऑक्सीजन। अब समझ में आ रही बात कि अगर मेरे पास 80 ग्राम हाइड्रोजन है तो मुझे 640 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास कितना है, दोनों 80 ग्राम है। तो अब मुझे बताओ कि अगर इस रिएक्शन को कराया जाए, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो पहले कौन खत्म होगा, पहले कौन कंज्यूम होगा, नेचुरल है ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, क्योंकि 80 ग्राम हाइड्रोजन के साथ हमें 640 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, जो कि यहाँ 80 ग्राम ही है हमारे पास ऑक्सीजन। तो इसका मतलब बट वी हैव ओनली 80 ग्राम ऑक्सीजन which is limiting reagent, which is limiting
रिएजेंट, जो हमारे लिए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब आपको ये भी बताना है कि विच सब्सटेंस, ये तो हो गया, ये और बताना है कि मास ऑफ वाटर ऑब्टेन, इससे आपके पास वाटर कितना बनेगा, कितना ऑब्टेन करेंगे वाटर। तो देखो मैंने आपको जैसा पहले कहा था कि जो प्रोडक्ट होता है वो किससे डिटरमाइन होता है, लिमिटिंग रिएजेंट से। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करें आप। तो ऑक्सीजन हमें पता है 32 से 36 बनता है। तो देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 36 ग्राम H2O। अब 1 ग्राम कितने के लिए रिक्वायर्ड होगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 36 बाय 32 ग्राम H2O। लेकिन हमारे पास कितना है, देखो हमारे पास है केवल 80 ग्राम। तो हम यहां लिखेंगे 80 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 36 बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 80। इसको सॉल्व करें तो 4 की टेबल से कैंसिल करते हैं इसको, तो 4 20 टाइम्स और इसको 4 से करें 8 टाइम्स, फिर कैंसिल हो रहा है 4 से 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स। तो 18 5 जा कितना हो गया, 90 ग्राम H2O। ठीक है ना, तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन कितनी होगी, 90 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, साथ ही साथ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। और ध्यान रखें अगर किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।